एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर में जो आज का नया करंट अफेयर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यूरिया फर्टिलाइज़र पे। ठीक है, यूरिया फर्टिलाइज़र हमारा जो भी बच्चे ASRB नेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर होम साइंस का जो एक मिक्सअप सिलेबस है उससे निकल के आता है। ठीक है, तो जो नया फर्टिलाइज़र है यूरिया फर्टिलाइज़र क्या होता है, जो हम क्या करते हैं अपनी खेती में डालते हैं पैदावार के लिए। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन हमारे NTA नेट वाले भी हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ASRB का ही टॉपिक है, ये आगे जाके भी आप देखोगे तो बहुत सारे NTA नेट के भी क्वेश्चन इस सिलेबस से निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर यूरिया फर्टिलाइजर आपको पता ही है, यूरिया हमारा क्या होता है, यूरिया क्या है, एक तरीके का केमिकल है जो हम किस में डालते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है, ये हम अपनी खेती में डालते हैं तो उससे हमारी खेती अच्छी होती है। ठीक है, यूरिया इज द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन द मार्केट। ठीक है, नाइट्रोजन होता है इसमें बहुत सारा और विद द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, इसमें 46% तक क्या होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, और यूरिया इज न्यूट्रल, ये इसका pH क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए हर तरीके की सॉइल के साथ क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। यूरिया क्या था ना, एक्चुअली यूरिया जब हमारे वहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति आपने देखा होगा, नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, NTA वाले में ASRB में भी। जब एक तो वो हरित क्रांति का क्या पूछते हैं, कौन उसके फादर थे, ठीक है, ये पूछते हैं, और हरित क्रांति के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इंडिया के अंदर जब आपका इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था 1960s में, तब आपने देखा था कि ग्रीन रिवोल्यूशन इज द टर्म गिवन टू यूज़ ऑफ द हाई यील्ड वेराइटीज़। ठीक है, हाई यील्ड वेराइटीज़ जो थी, यानी कि अच्छी किस्म के बीजों के लिए हमने क्या किया था, ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें किसकी, वीट और राइस की। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी थे, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज़, इस तरीके के कुछ जो अनाज थे। उससे पहले क्या थी, भूखमरी थी, हमारे देश में इतना भी अनाज पैदा नहीं हो रहा था कि हम उससे अपनी हमारे खुद के लोगों के लिए भी पेट भरने लायक अनाज हो पाए। ठीक है, लेकिन जैसे फिर गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवोल्यूशन लगाया, उन्होंने क्या किया, लोगों को जो फार्मर थे उनको एक तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब सिंचाई की फैसिलिटीज़ दी, पानी पहुंचाया ताकि सिंचाई हो सके अनाजों के लिए। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड दिए, यानी कि जो अच्छी किस्म के जो बीज थे वो दिए लोगों को। फर्टिलाइजर्स दिए गए, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली यूरिया। अब हमारा जो यूरिया का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ वो यहाँ से ही हुआ। ठीक है, वो यहाँ से हुआ हमारा यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले हम जो खाद यूज़ करते थे वो ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते थे, उसमें पैदावार बहुत अच्छी इतनी नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद हमने यूरिया स्टार्ट किया तो इससे पैदावार बहुत बढ़ गई। हरित क्रांति इसीलिए बहुत ज़्यादा उसमें आपका अनाज आया था, अनाज बहुत अच्छा पैदा हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, यूरिया इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, और ये जो यूरिया है इसने हमारा ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाया, अनाजों का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया यूरिया ने। ठीक है, तो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में 3 चीज़ें मेन दी गई थी। एक तो पूरा प्रॉपर खेतों तक पानी पहुंचाया गया था, जो भी हमारी फार्मर्स थे उनको सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया गया था उन्हें। दूसरा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दिए गए थे, अच्छी उम्दा किस्म के बीज उन्हें पहुंचाए गए थे। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, यूरिया जैसे। ठीक है, तो मेन काम इन्होंने ये किया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे कौन थे, जो वर्ल्ड में है वो तो हमारे हैं नॉर्मन बोरलंग। ठीक है, नॉर्मन बोरलंग। ठीक है, और जो हमारे इंडिया के थे वो डॉक्टर स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन है, ये डॉक्टर स्वामीनाथन थे, ये हमारे इंडिया के थे। ठीक है, तो इन्होंने जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, और इनको इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं इंडिया के। और वर्ल्ड के थे हमारे नॉर्मन बोरलंग। ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड के थे। तो इसके थ्रू हमने ये 3 फैसिलिटीज़ दी थी, जिसके चलते क्या हुआ था, आपका यूरिया आपका जो ग्रेन है वो बहुत अच्छी पैदा हुई थी, क्योंकि हम उसमें यूरिया डाल रहे थे, अच्छी सिंचाई, अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छी वैरायटी के हमें सीड मिले थे, तो हमारी पैदावार भी एकदम बढ़ गई थी। देन यूरिया डिमांड्स इंक्रीज अमंग फार्मर्स। तो क्या हो गया था, अब भाई जब लोगों को पता चला कि यूरिया डाल के आपकी जो खेती होगी वो और अच्छी होगी, तो लोगों ने क्या किया, फिर अब भाई यूरिया की डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब यूरिया जो हो गया, वो जब जो कंपनी यूरिया बनाती है उनको बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, बहुत यूरिया उनको बनाने में पैसे खर्च होते हैं, उनका महंगा होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या
किया, क्योंकि फार्मर इतना महंगा यूरिया नहीं खरीद सकता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, जैसे चीनी पे भी देती है वो, ठीक है। तो फैक्ट्रीज़ को पैसे दे देती है गवर्नमेंट और बोलती है कि आप सस्ते रेट्स में जो लोग हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, उनको सस्ते रेट में आप चीनी या इस तरीके की जो यूरिया है इसको प्रोवाइड करो, और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कौन देगा, वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। उसे सब्सिडी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, तो इससे क्या होगा, बहुत महंगा आपको यूरिया गवर्नमेंट के लिए महंगा पड़ने लग गया, ठीक है। एक्सेस यूज ऑफ यूरिया इंक्रीज डिमांड ऑफ यूरिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ हुआ तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट हमारे देश में जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी वो उतनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने क्या करता है, वो इम्पोर्ट करने लग गए थे, ठीक है। यानी कि बाहर से यूरिया मंगाना शुरू कर दिया था, तो गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा महंगा पड़ने लग गया। बाहर से मंगाती थी और जो जनता है, जो फार्मर्स है, उन्हें सस्ते रेट में देती थी, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा महंगी पड़ने लगी, ठीक है। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, अब क्या किया है, लगभग 5 जो बंद फैक्ट्रीज़ थी, उन फैक्ट्रीज़ को हमारे देश में खोला गया है, और उनमें अब अपना खुद का यूरिया जो है वो हम बनाएंगे। और जो हमारा लार्जेस्ट सप्लाई, हम इम्पोर्टर थे, मतलब बहुत ज़्यादा सामान इम्पोर्ट कर रहे थे, हम बाहर से यूरिया ख़रीद के ला रहे थे, तब अपने फार्मर्स को बेच रहे थे। अब वो क्या हो गया, वो कम हो गया। इससे क्या होगा, हम खुद अपना यूरिया बना पाएंगे और यूरिया को बेच पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, नाउ गवर्नमेंट प्रोड्यूस यूरिया एंड डायमोनियम फॉस्फेटेस, ठीक है, डीएपी है ये दोनों ही क्या है, ये फर्टिलाइज़र है। दोनों फर्टिलाइज़र को गवर्नमेंट अब बनाना शुरू करेगी, यूरिया को भी और डायमोनियम फॉस्फेटेस को भी, ठीक है। इन दोनों को हमारी कंट्री के अंदर ही बनाया जाएगा, तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। तो इससे हमें हमें ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे देने पड़ते थे, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम खुद ही बनाएंगे, तो हमारा सस्ते में हो जाएगा ये, ठीक है। इंडियन वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द यूरिया प्लान टू बी सेल्फ सफिशिएंट बाई 2025। ये इकोनॉमिक टाइम्स जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें ये बात निकल के उन्होंने लिखी है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है यूरिया का, सबसे ज़्यादा यूरिया खरीद के वो अपने देश में ला रहा है विदेशों से। अब वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, लगभग 2025 तक वो अपना खुद का इतना यूरिया बनाने लगेगा कि उसे बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक और नई टेक्नोलॉजी आई है जो इफ़को ने डेवलप की है, ठीक है। इफ़को की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है, इफ़को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, आपका डेवलप किया है नैनो यूरिया, ठीक है। इन्होंने एक नैनो यूरिया डेवलप कर दिया है, ठीक है। नैनो यूरिया मतलब जैसे कि छोटी बोतल में आपको यूरिया मिल जाएगा। पहले जो है बहुत बड़ा यूरिया आपको ज़्यादा चाहिए था, आप छोटे से ही काम चल जाएगा, ठीक है। उसको बोला है इन्होंने नैनो यूरिया। और ये जो यूरिया है, ठीक है, यूरिया को क्या मिस यूज़ करते हैं लोग, यूरिया को दूध में डाल के, क्योंकि अगर इसमें पानी में मिलाओ तो ये वाइट सा लगता है। तो लोग क्या करते थे पहले यूरिया, अब पहले क्या भी क्या था, अडल्ट्रेशन में, मिल्क एडल्ट्रेशन में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। मिल्क एडल्ट्रेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, यूरिया यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूरिया लोग क्या करते हैं, यूरिया में पानी घोल करके उसी को दूध जैसा बना करके थोड़ी 1-2 चीज़ें और डाल करके स्टार्च डाल के उसे मार्केट में दूध बना करके बेच देते हैं, ठीक है। तो यूरिया ऑल्सो मिस यूज्ड बाय मिल्क एडल्ट्रेशन, ठीक है। मिल्क एडल्ट्रेशन के लिए भी इसको मिसयूज़ किया जाता है। इसलिए इसमें क्या किया जाएगा, जो इफ़को जो नया यूरिया बना रहा है, ठीक है, नैनो यूरिया जो यूरिया बनाता है, गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, नीम कोटेड भेजती है, ठीक है। मतलब कि नीम उसके साथ ऐड करके, नीम के साथ उसको ऐड करके यूरिया को तब भेजती है, ताकि अगर कोई भी उसका दूध बनाए तो वो नीम का टेस्ट उसमें आने लगे, ठीक है। तो वो दूध नहीं बना पाएगा कोई, तो उसका मिसयूज़ नहीं हो पाएगा यूरिया का, ठीक है। एडल्ट्रेशन जो हमारी मिलावट है दूध की वो भी बच जाएगी, ठीक है। तो यूरिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि मिल्क में किसकी मिलावट करते हैं, हम यूरिया की मिलावट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, आप देखो ये जो हमारा नैनो यूरिया आया है, नैनो यूरिया हमारी एक बोतल है, एक तरीके से तुम देखो बोतल है, जो हमारा 50 किलो का यूरिया का जो हार्ड यूरिया होता है, ठीक है, हार्ड यूरिया जो है यानी कि 50 किलो का जो आपका बोरा है, 50 किलो की जो पैकेट है, वो आपका उतना ही हमारा 500 ml लिक्विड यूरिया हम बना सकते हैं। यानी कि जो 50 किलो का पैकेट है वही काम हमारा कितना कर देगा, जो हमारा नैनो यूरिया है वो 500 मिलीलीटर, ठीक है। 500 मिलीलीटर मतलब 500 लीटर, ठीक है। 500 लीटर का जो आपका वो है, 500 मिलीलीटर, सॉरी, ठीक है, 1 लीटर का आधा, ठीक है, 1 लीटर का आधा।
तो 500 मिलीलीटर लिक्विड की बोतल ही वो काम कर लेगी। आप सोच लो, जो काम 50 ग्राम कर रहा था पहले, 50 किलोग्राम कर रहा था हार्ड यूरिया, वही काम अब 500 मिलीलीटर कर रहा है। यानी कि तकरीबन तुम देखोगे तो बहुत कम, बहुत ही छोटी बोतल। कहाँ 50 किलो का पूरा बैग लेके आ रहे थे हम पहले, और कहाँ आप छोटी सी बोतल में ही वो काम हो जा रहा है। तो यही क्या है, हमारी नैनो यूरिया है। ठीक है, अब 50 केजी हार्ड यूरिया का क्या था, ये हमारा 50 केजी हार्ड यूरिया में क्या होता था ना, जैसे कि हम यूरिया जब छिड़कते थे खेतों में, तो हम कहाँ छिड़कते थे, इसे हम मिट्टी में छिड़कते थे यूरिया को। ठीक है, जो हमारा हार्ड यूरिया कहाँ जाता था, मिट्टी में जाता था। अब भाई बारिश हुई तो बारिश से वो जितना भी यूरिया था वो कहाँ जाता था, मिल करके वो पानी के साथ मिल करके नदियों में चला जाता था, तालाबों में चला जाता था। अब ये क्या है, एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स है। जब उस तालाबों में वो जाता था तो वहाँ जा कर के वो न्यूट्रिएंट को रिच इन्वायरमेंट बनाता था। ठीक है, जो हमारे तालाबों में जब वो गया तो वहाँ जाकर के उसने क्या किया, न्यूट्रिएंट रिच हो गए, तो इससे पेड़ पौधे और भी ज़्यादा उगने लग गए। पेड़ पौधे और भी ज़्यादा उगते थे तो फिर क्या होता था, फिर वो डिकम्पोज भी होंगे। ठीक है, पेड़ पौधे जो उगेंगे वो डिकम्पोज भी होंगे। अगर वो डिकम्पोज होंगे तो उनको डिकम्पोज करने के लिए और भी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, पैदा होंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वाटर बॉडीज़ है उनका डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है, अब डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेगा जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन ये हमारा इन्वायरमेंट का टर्म है, इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा हुआ है ये। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, जो भी आपके पेड़ पौधे उग रहे हैं, जब वो पेड़ पौधे डिकम्पोज होंगे, ख़त्म होंगे, तो उनको ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो उन्हें खा के ख़त्म करेंगे। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पैदा होंगे तो अब उनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जो पेड़ पौधों की जो वाटर बॉडीज है, हमारे तालाब है, उसके अंदर की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो और भी कम हो जाएगी। तो इसका असर किस पर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि फ़िश हो गई। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उसमें जो पेड़, जो हमारे वाटर बॉडीज़ के जितने भी जानवर अंदर रहते हैं उन पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूस डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो इससे क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूरिटोफिकेशन। ठीक है, इरिटोफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा हार्ड यूरिया में ये देखने को मिलता है। ये हार्ड यूरिया में ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन करता था एक तरीके से, इन शॉर्ट ये वाटर पॉल्यूशन का एक कारण था। ठीक है, जो हमारा यूरिया है, क्योंकि बारिश होगी, पानी आएगा, तो सारा का सारा यूरिया जो ज़मीन पे है, खेत में पड़ा है, वो आप उठाओगे, वो सारा बह करके कहाँ चला जाएगा, खेतों में चला जाएगा। जब वो खेतों में जाएगा तो खेतों में जाने के बाद क्या होगा, वो सारा का सारा यूरिया, पानी से वो वाटर बॉडीज में चले जाएगा, वहाँ जाके वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम करेगा। तो फिर एनिमल, जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं, उन पे फिश वगैरह हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पर फ़र्क पड़ेगा। उनको जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हार्ड यूरिया जो थोड़ा हार्मफुल था। अब यही जो हार्ड यूरिया जो 50 किलोग्राम का कर रहा था, वही बना लिया गया है नैनो यूरिया। अब इसमें क्या करना है, नैनो यूरिया एक तो किस फॉर्म में है, ये वाटर के फॉर्म में। इसमें हम क्या करते हैं, 500 मिलीलीटर की बोतल आप लाओगे, उसे लगभग मतलब आधा मिलीलीटर, ठीक है, 1 मिलीलीटर का आधा, ठीक है, आधी मिलीलीटर की बोतल लाओगे, उसे लगभग आप 2.5 लीटर पानी में ऐड करोगे, वो भी नीम कोटेड है। तो उसको 2.5 लीटर पानी में जब आप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्प्रे फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उसे पत्तियों में स्प्रे कर दोगे। ठीक है, तो वो जो भी पत्तियों में हमने स्प्रे किया है वो सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा, पत्तियों के थ्रू प्लांट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मतलब वो ज़मीन पे तो जा ही नहीं रहा, पत्तियों के थ्रू सीधे सीधे वो कहाँ जा रहा है, प्लांट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, जब ये प्लांट के अंदर जा रहा है तो बह करके वो नदी में भी नहीं जाएगा, पत्तियों में जाएगा, और पत्तियों से सीधे वो प्लांट के अंदर, पत्तियों से अंदर तक भेज देंगी। ठीक है, रिड्यूस सरफेस ऑफ वाटर। अब सरफेस ऑफ वाटर जो है वो घट जाएगा, जो इसमें था। ठीक है, मतलब कि जो सरफेस का जो वाटर था वो आपका बह करके कहाँ जा रहा था, नदी में जा रहा था, तो वो अब इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये सरफेस ऑफ वाटर तो होगा ही नहीं ना, बस आपने पत्तियों में डाला, पत्तियाँ उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी अपने अंदर। ठीक है, और स्प्रे टू लीव्स ऑफ प्लांट, मतलब जो क्या हमारे जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं प्लांट के, उसमें हम इसको स्प्रे कर देते हैं तो पत्ते इसके अंदर चले जाएंगे। तो इसमें एक तो इन्वायरमेंट का वो हो गया ये। ठीक है, इन्वायरमेंट की जो यूरिटोफिकेशन वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी इससे। ठीक है, यानी कि जो आपका यूरिटोफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती थी, वाटर इनरिचमेंट हो जाता था, फिर उसमें बहुत ज़्यादा पौधे उगते थे तो पौधों को डिकम्पोज करने के लिए आपके ऑर्गेनिज्म पैदा
पैदा होंगे, वो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ले लेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन वो ले लेंगे, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ठीक है, जिसके चलते उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम आपका जो वाटर पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम है वो आपकी इसमें नहीं होगी। तो ये वाला आपका क्या है, इको फ्रेंडली है ये वाला, ठीक है। नैनो वाला जो है आपकी नैनो बोतल जो है ये आपकी क्या है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक तो आपको ये देखना है कि नैनो यूरिया जो है वो किसने बनाया, इफ़को ने बनाया है। ASRB में यह क्वेश्चन आ सकता है भाई, इफ़को ने बनाया है, और ये कितना है आपका 500 ml की बोतल जो है, और इको फ्रेंडली है, इससे यूरिडिफिकेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका जो यूरिया है वो मिल्क एडल्ट्रेशन में हम यूज़ करते हैं। इफ़को की जो फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, ये इफ़को की वो है फुल फॉर्म है। और जो गवर्नमेंट ने नया यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट वाले केमिकल्स जो हैं वो अपने खुद के बनाने शुरू कर दिए गए हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन आपका 1960 में हुआ था। बोरलंग आपके वर्ल्ड के हैं और MS स्वामीनाथन आपके इंडिया के हैं, ठीक है। तो मेन तो इसमें हमें यही देखना है, यूरिया फर्टिलाइज़र जो हमारा नया करंट अफेयर के हिसाब से आया है कि जो गवर्नमेंट अब खुद अपना यूरिया फर्टिलाइज़र बनाएगी, ठीक है। ठीक है, तो 3 हमने अब तक करंट अफेयर कर लिए। जो जो मुझे मिलते जाएंगे होम साइंस रिलेटेड वो करंट अफेयर मैं आपको देती जाऊँगी, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा जैसे सिलेबस अब है। अगर आप 2022 के और 2023 के 2 साल के पेपर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि NTA ने पैटर्न बहुत अपडेटेड कर दिया है। हर क्वेश्चन में बिल्कुल करंट के से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, करंट अफेयर नहीं करोगे, पुराना सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो नया चल रहा है उसमें भी आपको अपडेटेड रहना है, नहीं तो आप NTA को पास नहीं कर पाओगे। ये अब आपको सीरियसली लेना पड़ेगा कि हर तरीके की चीज़ आपको पता होनी चाहिए होम साइंस से रिलेटेड, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।